हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सेट। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आपका आज ही एग्जाम हुआ है ऑन 31 मई 2026। आपका यूपी जीडीसी एग्जाम हुआ है, ठीक है। स्पेशली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड ऑल्सो विल बी कवरिंग द जीएस पोर्शन। ठीक है, अपनी आंसर की में हम जीएस पोर्शन भी कवर करेंगे। तो कुछ समय के बाद हमारी इधर मुलाकात हो रही है आज इस सेशन में, जस्ट बिकॉज द अमाउंट ऑफ लव दैट इज शॉर्ड अपॉन अस, लाइक बिकॉज ऑफ द रीसेंट वीडियोज दैट वी पोस्टेड, है ना। लिटरेचर के काफ़ी सारे टॉपिक्स पे, काफ़ी सारे सेक्शंस पे, आई मीन टू से हमने वीडियोज को पोस्ट किया था, एंड द अमाउंट ऑफ लव दैट यू शॉर्ड अपॉन, लाइक इट्स कमेंडेबल। एंड उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए द क्वालिटी कंटेंट इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू यू क्वाइट सून, ठीक है। एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ठीक है, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव लेवल एग्जाम है और इट्स अ सब्जेक्टिव लेवल एग्जाम और इट्स एन इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम। ओके, सो वो सभी लेवल्स में आपकी यूजफुल रहने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश लिटरेचर कंटेंट कंप्राइजिंग ऑफ वेरियस यूनिट्स, एंड जिस तरह से हम हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट्स को आपके लिए बिल्कुल ईजी बनाते हैं, ठीक है, उसी मोमेंटम को फॉलो करते हुए इन द सेम रिदम वी हैव लाइक ब्रिंग फोर्थ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, so soon whichever exam you are preparing for, you can put down in the comments and you can get the batches that are going to be live soon with you, ठीक है। और उधर आपको जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है वो आपको मिलेगा। ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू स्पेशली, ठीक है, like pan India, whatever exam interview, it's a TGT, PGT English exam or it's a assistant professor level exam, ठीक है। तो उन सभी इंटरव्यू एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, फॉर मॉक इंटरव्यूज की प्रैक्टिस के लिए ऑल्सो यू कैन ask us, okay, because we have a panel of the experts who can provide you the best of the expertise to attempt an interview exactly, okay, through mock interviews, ठीक है। So you can, for any such query you can ping us and you can also put down in the comments, ठीक है। अभी जो हम पेपर ये अपना सॉल्व करेंगे, इसको जो है, इसका एक कट ऑफ एनालिसिस भी हम करेंगे, ठीक है। इन द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस ऑल दैट एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी, ठीक है, विच इज पिंग्ड राइट बिलो, ओके, इन द कमेंट्स। एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन अस on the telegram community where students and scholars keep sharing the ongoing exams and their way of preparation, ठीक है। तो आपने देखा होगा साथ ही में आपको मतलब से इन मीन टाइम आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रोवाइड यू द कट ऑफ एनालिसिस विच इज बीइंग फॉलोड इन द DSSB TGT एग्जाम्स, ठीक है, द हाइप इन द कट ऑफ एंड द कट थ्रू कंपटीशन का भी हम एनालिसिस करेंगे, दैट एक जनरलाइज्ड फॉर्मूले से जो कट ऑफ का जो ट्रेंड फॉलो करते हुए जो कट ऑफ रिलीज हो रही हैं उससे थोड़ा नॉर्मलाइजेशन का, ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन का, इन द हॉल ऑफ नॉर्मलाइजेशन थिंग्स आर बीइंग डन इन सम अदर वे, ठीक है, विल ऑल्सो डिस्कस दैट। और इज इट रियली अ ग्रेट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दैट इज हैपनिंग दिस डेज, ठीक है। सो वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम शुरू करते हैं आपका इस एग्जाम का एनालिसिस, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट द स्टूडेंट्स अबाउट इज कि आपने एग्जाम को अपीयर किया है, सबसे पहली विक्ट्री आपकी यही होती है, ठीक है, दैट यू आर whatever exam you are preparing for, you are attempting the exam, so that's the first victory, okay, that is signed on your behalf, ठीक है। तो सबसे पहले हम जनरल स्टडीज वाले पोर्शन को पूरा सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद विल कम बैक टू द इंग्लिश लिटरेचर पार्ट, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। First most, the cultural and educational right in Indian Constitution is guaranteed by the following. तो आप बताएंगे कि कौन सा जो है आर्टिकल गारंटी करता है राइट को, एंड द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। इसमें 29 एंड 30th जो आर्टिकल्स होते हैं वो इसको, इन राइट्स को गारंटी करते हैं, ठीक है। फटाफट से हम एनालाइज करेंगे सो दैट आप फटाफट से अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकें और एक सटीक एनालिसिस आपको कट ऑफ का जो है टू क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जाम, ठीक है, वो आपको मिल सके, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन की एक बार मैं बात कर लेती हूँ, जैसा कि आपको अभी देखने को मिलेगा। एक तो इन्होंने जो सिलेबस दिया है
हैट्स ऑफ टू देम कि इन्होंने जितना वास्ट सिलेबस दिया था इस एग्जाम के हिसाब से, लाइक ऑफ कोर्स इट्स अ जीडीसी लेवल एग्जाम, तो वो आपको जीआईसी से थोड़ा लेवल अलग ही देखने को मिलेगा, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात इस बोर्ड की मुझे ये लगी है कि देयर वाज नो क्वेश्चन विच यू मे से इट वाज लाइक आउट ऑफ सिलेबस। 99% जो आपके क्वेश्चंस हैं इस क्वेश्चन पेपर में, दे आर कंप्लीटली लाइक फ्रॉम दी सिलेबस इटसेल्फ, ठीक है। जो उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था वहीं से क्वेश्चन पूछा है, और इसी कारण से मजा आता है पढ़ने वाले को और मजा आता है एग्जाम अटेम्प्ट करने वाले, ठीक है। सो द क्वेश्चंस आर सो वेल बॉदर्ड वाइल फ्रेमिंग, ठीक है, कि रियली दे हैव डन अ ग्रेट जॉब दैट स्टूडेंट्स आर नॉट स्टक कि ये क्या हो गया, ठीक है। वो सबसे बड़ा जो ऑह लगता है ना एग्जाम के बाद, वो नहीं लगा है, जो बोला था वही दिया है, ठीक है। क्वेश्चन सरफेस लेवल के भी हैं, क्वेश्चंस इन डेप्थ भी हैं, क्वेश्चंस लाइक क्वाइट डिफिकल्ट भी हैं। Overall, there is a good level of the exam. The exam is moderate. You cannot say it's easy. You cannot say it's very difficult. ठीक है, रेस्ट विल डिसाइड कि कितना स्कोर बच्चों का बन रहा है टू कम टू दी कट ऑफ, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। The definition of health as a state of complete physical and mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity. ठीक है, डिजीज नहीं है, कोई इन्फॉर्मिटी नहीं है, तो you're healthy. It's not a trademark. Rather, all of this also should be there. So it's given by WHO. ठीक है, नॉर्मली भी आप इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। Now, which gas is responsible for the greenhouse effect? It's very correct. It's carbon dioxide. ठीक है। Now, which variety of coffee initially brought from Yemen is produced in India and is in great demand worldwide? So, it's very relatable, ठीक है, और ज़्यादातर हम लोगों को भी पता ही है, ठीक है, फ्रॉम द कॉफ़ी फ्रॉम अरब, है ना। अराबिक कॉफ़ी हम सबको पसंद है, लाइक द कॉफ़ी लवर्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्मूथ टेक्सचर है उसका, ठीक है, दैट इज what makes it stand aside from the other kinds of coffee. So Arabica is the one, okay, and some other examples are like just for confusion, nothing more than that. Now, when lead nitrate powder is heated in a boiling tube, brown fumes are evolved. These fumes are off. तो ये जो आपके फ्यूम्स हैं नाइट्रस ऑक्साइड के हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब ये लेड नाइट्रेट ओके सो लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब, है ना। तो जब ये हीटिंग होगी तो पीबीओ दैट इज लेड ऑक्साइड अलॉन्ग विद नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये बेसिकली, नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, इट्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन, है ना। तो ये सभी चीजें रिलीज होंगी, और यहाँ पे जो ब्राउन फ्यूम्स होंगे आपके, वो नेसेसरीली आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ही, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Next, let's see, it's fill in the blank. 1 second. Yeah, so fill in the blank में आप देखेंगे कि रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। इधर क्या है, AIEOIU एंड द करेक्ट आंसर टू दिस इज OA, ठीक है। आप देखोगे इसमें एक कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर फॉलो कर रखा है वॉल्स का, ठीक है, और इधर जो मिसिंग पैर है वो OA है, ठीक है। व्हेन यू एज यू नो अबाउट AEIOU as the vowels, and this is how when you make a pattern it comes out to be this, where OA stands missing, ठीक है। now next question हम देखेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबली विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें आपका जो आंसर होगा दैट इज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आप देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, तो ये आपकी अर्बन लोकल बॉडीज के रिस्पेक्ट में है ये अमेंडमेंट, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद द सेंटर स्टेट रिलेशंस, ओके। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। In the semi-arid regions of Rajasthan, what were the traditional underground tanks for storing drinking water cold? तो उनको क्या कहा जाता था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आपकी जनरल स्टडीज का जो आपका सिलेबस है उससे रिलेट करते हैं और काफी सरफेस लेवल के हैं, तो आप इन्हें टंकाज कहेंगे, ठीक है, टंकाज इनको कहेंगे। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हिम एस,
ठीक है, इज रिटन एज 21, हाउ विल सिप टैग बी रिटन? तो इधर आप देखेंगे कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है उसमें जो आपके न्यूमेरिकल ऑर्डर होता है विद द अल्फाबेट, है ना, तो वो न्यूमेरिकल जो ऑर्डर होता है, तो व्हेन यू विल काउंट इट्स लाइक ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, M 13th होता है, A 1 3 एंड 5, एंड व्हेन यू विल बी एडिंग देम, तो जो आपको नंबर मिलेगा उस नंबर के भी डिजिट्स को आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा 21, ठीक है। और इसी तरह से जब आप सिप टैग को करोगे, लाइक S इज ऑन 19th वी नो, I इज अगेन ऑन 9, P इज लाइक ऑन 16, T 20 पे होता है, A 1 पे होता है, एंड G 6 पे होता है, नो G 7 पे होता है, राइट? यस, तो इस तरह से जब आप इसे ऐड करेंगे और फिर जो आपका नंबर आएगा उसके डिजिट्स को आप फिर ऐड करेंगे, दैट वुड बी योर आंसर, एंड द आंसर वुड गो लाइक 19। 19 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। So this is how you're going to do this. Now first Indian astronaut who visited International Space Station, शुभांशु शुक्ला, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है। So this is the thing you need to read carefully. You needed to read carefully and answer, right? So when and where did the first session of the Indian National Congress take place? And how many delegates presented? ठीक है, तो ये जो सेशन था आपका, ये आपका दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था, जहां पे 72 डेलीगेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखेंगे कि जनरल स्टडीज से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इन डेप्थ पूछा गया था, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? So this is the correct answer. सभी को पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट यूजिंग द प्रेजेंट resources without judiciously, है ना, without harming them, so that the future generations can also use them. Now question number 13 की हम बात करेंगे। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिटरमाइन करती है डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा अंडर द 10th शेड्यूल? तो ये कौन कर सकता है? इट इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सो इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर। टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स किसने दिए थे? इट्स रैग्नर फिश, ठीक है, रैग्नर फिश आप बोलेंगे। ही वॉज द पर्सन हु गेव दीज टर्म्स। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और इकोनॉमिक्स वालों के लिए सरफेस लेवल का क्वेश्चन है ना, लेकिन लिटरेचर वाले जब कभी कभी जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको भी ये सब मेमोराइज करना होता है। तो किस हद तक आप इकोनॉमिक्स में कितना इन डेप्थ पढ़ रहे हो, है ना, वो सब मैटर करता है कि हो सकता है अगर आपने इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया होगा तो यू आर एबल टू फिगर इट आउट, बिकॉज इट्स अ सरफेस लेवल क्वेश्चन अगेन इन इकोनॉमिक्स। नाउ क्वेश्चन 15 की बात करते हैं। भगत सिंह वाज द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो इधर हम बात करें तो इट वाज पंजाब नौजवान भारत सभा, है ना, इसके फाउंडर थे भगत सिंह, ठीक है। तो इट इज अगैन who has read like history well, है ना, हिस्ट्री विद पॉलिटिक्स, मतलब इस तरह की ब्लेंडिंग है, और इन डेप्थ पूछा है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, ये ऑनगोइंग जो स्कीम्स हैं उनसे क्वेश्चन आया है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट 2025, विकसित, या इट इज द एब्रिविएशन फॉर द सेम, रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड ओवर, ये वाली जो आपकी स्कीम थी मनरेगा स्कीम बोलते हैं, तो वो किस वजह से की है, ठीक है। तो इसमें कुछ रीजंस हैं, ठीक है। हाँ, तो एक तो ये वाला रीजन था इसमें, ठीक है, और एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल वीकनेस। इफ ACD इज देयर, also not able to enhance rural employment, it can be all of the above. I need to check that, so we'll just find it कि इसका क्या आंसर एज्यूम करना चाहिए, because the ones I have corrected are of course there in this scheme, ठीक है। this is which question? या इट्स ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं ही और साथ में ये भी है, विच इज वाई यूल कॉल इट ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, बिकॉज इसमें ये सब था। एक रूरल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट भी इसमें था, ठीक है, ये एनहेंस नहीं कर पा रहा था रूरल एम्प्लॉयमेंट को, तो टू ब्रिंग इट इन एग्जीक्यूशन, एक प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए जो है ये वाला स्कीम लॉन्च हुआ है, ठीक है। ये क्या है, मनरेगा का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। नाउ अरेंज द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, है ना, इन्होंने कब कब रूल किया था उस टेन्योर के हिसाब से आपको करना है। स्टार्टिंग विद चरण सिंह, देन VP सिंह, और इधर आप देखोगे
जो ये गौड़ा हैं, देवे गौड़ा, ठीक है, ये नरसिम्हा राव आपको पहले जो है, इनसे पहले जो है कार्यकाल किसका था? नरसिम्हा राव का था, ठीक है। तो जो आपके नंबर 3 पे हैं वो 4 पे हो जाएंगे। द करेक्ट आंसर वुड बी दिस, ठीक है। नरसिम्हा राव ने इनसे पहले अपना पदाभार संभाला और अपना कार्यकाल पूरा किया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक करेंगे और ये चेंज यहाँ पे होगा इन द आंसर। नाउ द 18th क्वेश्चन, ठीक है। Given below are two statements, one is labeled this and the other is this. So बात होगी यहाँ पे खदर सॉइल की। खदर सॉइल जो है इज मोर फर्टाइल देन बांगर सॉइल। तो आप देखोगे कि जो बांगर सॉइल होता है इट हैज सम कंकड़, है ना, इसके अंदर थोड़े कंकड़ ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो खदर सॉइल होता है इट्स द न्यू अलूवियल सॉइल विच इज हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड लेस कंकड़ सॉइल्स। हाँ, तो बांगल सॉइल में ज्यादा होते हैं, खदर सॉइल में कम होते हैं। अब खदर सॉइल में अगर कम है और ये एल्यूवियल है तो ऑफ कोर्स इट्स फर्टाइल, एंड इसका ये रीजन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो व्हाट यू विल से इज बोथ ए एंड assertion एंड रीजन आर ट्रू, बट नो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ये वाला है ना, इसका दोनों ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, बिकॉज बांगर सॉइल हैज अ लॉट मोर स्टोनी particles. Now, where was UN Climate Summit COP30 held? कहां पर हुई थी? It was held in Brazil. So Brazil is the correct answer. ये आपका environmental current affairs से क्वेश्चन आया है, and if you've gone through this तो आप ये attempt कर पाएंगे because it was the recent summit that happened. Now, who presented the nebular hypothesis regarding the origin of the earth? तो ये जो हिपोथेसिस है ये किसने दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इस सर जेम्स जीन्स तो है ही इसमें, ठीक है, और लाप्लेस, या लाप्लेस, ठीक है। एक बार मैं टीम से भी वेरीफाई कर लेती हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस आउट ऑफ जनरल नॉलेज, ठीक है। तो इसमें एक डिस्क्रिपेंसी आपको देखने को मिल सकती है। जो ये हुआ था इट वॉज गिवन बाय सर जेम्स जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी, ठीक है, इन दोनों ने दिया था, ठीक है। एंड तो ये इधर बोल रहे हैं लाप्लेस कुड ऑल्सो बी अ रीजन, ये भी हो सकते हैं, बट इन दोनों का एक जॉइंट था, इट वॉज अ जॉइंट एफर्ट, द नेबुलर हिपोथेसिस, ठीक है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हैं इसके, एंड सब मतलब सर जेम्स जीन्स तो हैं ही करेक्ट, ठीक है, बट जेफरी ऑल्सो इज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु हेल्प्ड हिम डू दिस, एंड बोथ ऑफ देम जॉइंटली डिड इट, ठीक है। लाप्लेस इज ऑल्सो like it's debatable here, you can go with this also. So this question I feel it can be challenged, ठीक है। I'll ask the team to update about it and we'll get back to it when we'll be challenging the questions. Now, which of the following Indian festival has been included recently in UNESCO Intangible Cultural Heritage List? तो दीपावली जो फेस्टिवल है आपका वो इन्वॉल्व कर लिया गया है। Now, how many members does the President of India nominate? कितने members नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में? तो इट्स 12 मेंबर्स, ठीक है। और ये जो 12 डेलीगेट्स होते हैं दीज आर ऑल मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्टीज, ठीक है। कोई लिटरेचर, कोई हेल्थ, कोई मीडिया, मतलब अलग अलग एक्सपर्टीज होती हैं उनकी, और उनमें से, ठीक है, उनमें से जो है सेग्रीगेट किए जाते हैं दीज 12 पीपल, ठीक है, हु हैव लाइक बैकग्राउंड इन लिटरेचर, इन साइंस, इन आर्ट्स, जो अपने अपने सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। नाउ Question 23. Under which title has Dara Shikoh translated 52 Upanishads into Persian language? ठीक है, तो उन्होंने जो है पर्शियन लैंग्वेज में बहुत सारे, है ना, ऑलमोस्ट 52 उपनिषद्स को ट्रांसलेट किया था, और उसका नाम क्या था? सरे अकबर, ठीक है। सरे अकबर जो है उसका उस कंपाइलेशन का नाम था जिसमें इन्होंने चीजों को, इन उपनिषद्स को पर्शियन में ट्रांसलेट, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आप देखेंगे प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है। अभी आई थिंक नवंबर में लास्ट ईयर 2025 में ये अपॉइंट हुए थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है इनके बारे में। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट,
perfectly correct. Now Suryakant is 52nd Chief Justice of India. Now this is again debatable and the correct answer is 53rd है, ठीक है, तो ये गलत है आपका, और 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये हैं एंड ही इज फ्रॉम हिसार, ठीक है, हरियाणा से है ये। और अभी जो चल रहा है ना, द सीजेपी थिंग, यू नो इट सो वेल आई थिंक, है ना, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको लेकर द कंट्रोवर्सी है ना, वो सब आपको पता ही होगा, है ना, जिसके 20 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हो गए थे, है ना, जो बीजेपी एंड कांग्रेस 15-15 साल में नहीं बना पाई, वो 5 दिन में जो है सीजेपी ने कर दिखाया था, ठीक है। तो बस उसी असमंजस के साथ जो है Suryakant is in a controversy these days. Now, in which region of the world are the highest number of volcanoes found? तो किधर मिलते हैं highest number of volcanoes? It's circum-Pacific belt. ठीक है, इधर आपके like 70 to 80% volcanoes बोले जाते हैं कि यहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। When and where was Guru Nanak जी the founder of Sikhism born? तो ये कब पैदा हुए थे और कहाँ पैदा हुए थे? तो when you will trace and find out the exact dates, तो आंसर आएगा आपका 1469 तलवंडी में पैदा हुए थे, ठीक है, गुरु नानक जी तलवंडी 1469 में पैदा हुए थे, ठीक है। रिसेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट दैट इज प्रेफर्ड इज, ठीक है, दिस इज द रिसेंट टर्मिनोलॉजी। When the government is not able to pay the public debts, so there's a terminology which is being used these days and it's repudiation. Repudiation is the correct answer to this, ठीक है, easy. Now, which of the following academy was founded by the 9th century Abbasid Caliph al-Mamun, which undertook the ambitious project of translating Greek, Persian, Sanskrit texts on philosophy and science into Arabic, ठीक है, इसमें इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो आपकी ये अकेडमी है जो कि 9th सेंचुरी में अब्बासिद खलीफ अल मामुन जो थे, उन्होंने इन सबको जो है अराबिक में ट्रांसलेट किया था, जीपीएस को, ठीक है, या ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत सबको अराबिक में ट्रांसलेट किया था। तो वो आपका वर्क था बेत अल हिकमा, बेत अल हिकमा, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिसेस यूनिवर्स क्राउन, और ये जो क्राउन मिला था ये जीविका झा को मिला था, ठीक है। अगर आपने अच्छे से जनरल स्टडीज के इस पोर्शन को पढ़ा होगा तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। लगता है कि कुछ क्वेश्चंस सरफेस लेवल के हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली अटेम्प्ट द एग्जाम the real game begins, है ना, तो that's very challenging and that is where it matters how much you could store and how much like you could retrieve at the moment you are asked to, ठीक है, तो वो चीजें मैटर करती हैं, it's your performance that matters at the time of being like at the time to be performed, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, अब कहने को तो ये होगा हाँ कर लेते तो हो जाता, लेकिन बच्चा पढ़ के तो इतना सारा जाता है ना, कोई अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करता है, जो भी सिलेबस मिलता है अपना बेस्ट सब देते हैं, राइट, ठीक है। तो बट क्वेश्चन किस एंगल से आ जाएगा, उस डिसिप्लिन से, उस एरिया से, वो चीजें अलग होती है ना, एंड दैट्स अ मैटर ऑफ लक एज वेल, ओके। I know you must have done hard work, smart work, है ना, everything you must have done, but again somewhere in some part of the things it's a matter of luck also, and your luck, it's not always कि every time a bad luck, ऐसा नहीं होता है, your luck also keeps changing, okay, if something good happens with you, something bad will also happen with you, ठीक है, मतलब it keeps happening, it's life, ठीक है, and change is the rule of life, you know, ठीक है। और आप देखोगे कि मे बी एग्जाम्स के सेक्टर में यू आर नॉट एबल टू एक्सेल वन डे, बट देयर विल कम अ डे व्हेन यू विल बी एबल टू से दैट यस आई कुड, ठीक है। सो दैट्स द स्टोरी ऑफ अ JRF स्कॉलर हियर, ठीक है, दैट्स द स्टोरी ऑफ मी एग्जैक्टली। सो इट टेक्स टाइम, आई ऑल्सो क्वालिफाइड वेरियस टाइम्स फॉर कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 इन द UGC नेट एंड फाइनली कैटेगरी 1, ठीक है। तो एकदम से नहीं होता है, बट with time things keep happening and you go nearer and nearer to the
गोल, ठीक है। तो स्टे डिटरमिन, ठीक है, हौसला नहीं हारने का है। और जिसका भी एग्जाम अच्छा हुआ है वो अपने मेंस को लेके थोड़ा सीरियस रहना, ठीक है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जो इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस आगे पूछे गए हैं, ये आप देखोगे जब आप अपना मेंस का पढ़ लोगे ना, तो आपको प्री ऐसा लगेगा कि यार इतना इजी था ये, ठीक है। तो वो कब होगा, जब आप और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। सब देखो, सिलेबस तो वही रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे ना, दैट यू हैव टू अपीयर मेंस, और जब आप उसको लिखोगे, उसके लिए पढ़ोगे, मेहनत करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, सब करोगे, और उसके बाद आप अपना प्री वाला पेपर उठा के देखोगे ना, ये वाला, तो आपको लगेगा यार ये तो आसान था। तो वो क्यों आपको थोड़ा इजी लगने लगा, आज मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द डे टू डे। और जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई करोगे, जब आप मेंस लिख चुके होगे, तब आप मेरी इस सेशन को याद करोगे कि मैम ने ये बोला था कि यही सिलेबस जब आप सब्जेक्टिव लेवल की तैयारी करोगे ना, इसी सिलेबस की, तब आपको प्री आसान लगने लगे। क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए लोग बहुत इन डेप्थ पढ़ते हैं, ठीक है, जो एकदम से वो प्री में नहीं पढ़ पाते हैं, ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट ऑल्सो, एंड ड्यू टू मतलब एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार पढ़ना, बिकॉज सिलेबस तो आपका यही रहने वाला है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आता है, बाकी सब सेम रहता है। और सब्जेक्टिव पे मैं स्पेशल आपके लिए सेशन लेके आऊंगी, दैट हाउ यू हैव टू प्रिपेयर एंड हाउ यू कैन डू द थिंग्स वेल, एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू। Okay, so do not worry, I'm here with you and you can trust me completely because things are not that difficult. Things are not that difficult, okay, and there is only a change in the strategy that you need to do, okay. Everyone who has cleared the net thing and the JRF thing, the scholars, they all know it, okay. Your competitors, you cannot take them lightly, okay. Everybody is doing their effort. All this is happening. Back to the point. Now, which of the following is not correctly matched? तो इसका करेक्ट देखेंगे हम। तो ये जो इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट है आपका, इट इज नॉट 1917, इट इज 1904। या इट इज 1904, ठीक है। एक कमीशन भी था 1902 में आया था, आई थिंक, यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कब था ये। और ये जो आया था ना आपका, ये सैडलर कमीशन के साथ एसोसिएशन में आया था, राइट। तो 1904 में ये एक्ट हुई थी, और यही जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। नाउ who speaks the full, wow, so we are back to our subject। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी when we will begin with the literature part, ठीक है, because this is where like we have a keen interest with, this is somewhere where we have something that we have keen interest in and we're always excited about, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर के आंसर्स को डिसिफर करना, ठीक है। क्या ये हम लोग जो से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और देखेंगे साथ साथ क्या लेवल था क्वेश्चंस का। Who speaks the following line in Samuel Beckett's Waiting for Godot? So nothing happens, nobody comes, nobody goes, it's awful, ठीक है। तो ये लाइंस एस्ट्रेगन ने बोला था, ठीक है। इट्स सेड बाय एस्ट्रेगन एंड व्लादिमीर था ना इसका दोस्त, ठीक है। ये दोनों ही आए हुए थे, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और आप देखेंगे कि ये वही है, मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ के बारे में ही है ये कोटेशन, और ये पूरा ही एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्डिटी की बातें करता है, वेटिंग फॉर गॉडो, ठीक है। नाउ द ओपनिंग सीन ऑफ T.S. Eliot's play द फैमिली reunion takes place at, so the correct answer for this is the drawing room after tea and evening in late March। अब देखो, ये जो सीन है इसकी सेटिंग पूछ ली है आपसे, ठीक है। तो मैं क्यों बोल रही हूँ कि जब आप सब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई करोगे तो आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव के लिए क्वालिफाई करते हो ना, तो जो वर्क आपको दिया होता है, आपको उसके बारे में ज्यादा लिखना होगा, ठीक है, पूरा पूरा पेज लिखना होगा। तो आप उसको इट्स वेरी नेचुरल कि आप उसको ज्यादा पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे, जिसकी वजह से एक हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एवरी काइंड ऑफ वर्क अपने आप ही डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज दिस। बैक टू क्वेश्चन 33, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जेफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। इसकी हम बात करेंगे। तो चॉसर के कैंटरबरी टेल्स जो मोस्ट फेमस वर्क है, इन द सिलेबस था आपका, ठीक है, इट्स फ्रॉम द सिलेबस। तो देर आर टू प्रोज टेल्स, चॉसर्स ओन टेल ऑफ मेलिबियस एंड द पार्सन्स टेल। तो ये दोनों प्रोज टेल है, बिल्कुल। तो टेल ऑफ मेलिबियस जो है वो चॉसर की खुद की है, ठीक है। एक टेल ऑफ थॉपस भी उन्होंने लिखी थी, और ये वाली जो थी इट वाज इन प्रोज, इट्स
Exactly, it's perfectly correct. And the person's tale is also in the form of a prose, so that is also correct. Nearly all the other tales are composed in the decasyllabic or heroic couplet. बाकी जो टेल्स है बिल्कुल आपके डेकासिलेबिक और हेरोइक कपलेट में ही जो है लिखी गई हैं. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फटाफट से करते हैं ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका. फॉर whom the following lines are written in Charles Dickens Hard Times. ये लाइंस किसके लिए हैं? अ मैन ऑफ रियलिटीज, अ मैन ऑफ फैक्ट एंड कैलकुलेशंस. तो आप मुझे बताएंगे, हमने अपनी चार्ल्स डिकेंस वाला एक सेशन था विच इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एकदम स्टोरी लाइक तरीके से मैंने आपको डिकेंस समझाए थे. ठीक है, और डिकेंस ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? टेल मी. मुल्क राजा आनंद. ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सोशल एविल्स को डील करते हैं अपने वर्क्स में, और इस वजह से ये एक हमेशा कंपैरिजन रहता है. ठीक है, तो आप देखोगे कि जो इनका वर्क है हार्ड टाइम्स, उसमें मैन ऑफ रियलिटीज, फैक्ट, कैलकुलेशंस एटसेट्रा, अ मैन हु प्रोसीड्स अपॉन द प्रिंसिपल दैट 2 and 2 are 4 and nothing over, and who is not to be talked into loving for anything over. ठीक है, फैक्ट, लॉजिक पे रहो, 2 और 2 4 होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, और इससे ज्यादा बोलो मत. तो ये सिंपल सी बात है. जो फैक्ट्स को एंटरटेन करते हैं वो है थॉमस ग्रैडब्रिन. ठीक है, हु इज द स्कूल मास्टर, है ना, रूड स्कूल मास्टर जो फैक्ट्स के पीछे भागते हैं, एंड द हाई फॉलोवर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, है ना. तो वही आप देखोगे Thomas Grattan. In the novel Tess of the Urbibilis by Thomas Hardy, to which country Tess' husband Angel Clare had gone to? तो वो कहाँ चला गया था टेस हस्बैंड एंजल क्लेयर? तो वो ब्राजील गया था. ठीक है, हमने देखा कि व्हेन this Angel Clare got to know about the past of Tess, so he left her abandoned, and on his return, where he was also guilty enough, ठीक है, he could not help Tess, and the country that he had gone to, leaving her, was Brazil. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अब फटाफट से. दिस वाज क्वेश्चन नंबर, या क्वेश्चन 38 की हम बात करेंगे. Consider the following statements regarding Girish Karnad's Nagmandala. Nagmandala is based on 2 folk tales Karnad heard from A.K. Ramanujan. The story is that of a young bride who is neglected by her indifferent husband. So this is again correct. ठीक है, दोनों ही statements correct हैं. ठीक है, आपने देखा होगा ये young bride कौन थी भाई इधर? ठीक है, so she was Rani, and इनके husband हमने पढ़ा था in Girish Karnad's work, it was Apanna, I think. ठीक है, तो ये काफी रेशनल, कोल्डली कैलकुलेटिंग हस्बैंड थे इसके. ठीक है, हु हैड नो इमोशंस फॉर हर, एंड नागमंडला का आपको वो अफेयर और वो मतलब वो सब आपको याद होगा कि किस तरह से मतलब वो हाथ डालती है, और जो वो फ्लावर्स का गार्लैंड होता है, मतलब उसमें जो द स्नेक होता है वो छिप जाता है. देयर इज अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट इट, एंड हाउ इज शी टेस्टेड, है ना. टफ टेस्ट उसको पास करने होते हैं टू स्टेट द एक्चुअल लव शी लाइक हैज फॉर, है ना, जिसके लिए भी for the one she has for. So there's a struggle that we see in Nagmandala, which is written by Girish Karnad. और इधर जो आपका आंसर है both 1 and 2 पे जाएगा. That is question number 38. Now question number 39 की हम बात करेंगे. 38. Okay. तो इधर ही आपको देखने को मिलेगा. How many essays were contributed by Edison in the Tatler? तो कितने essays जो है contribute किए थे एडिसन ने टैटलर में, whether it was 40 or 42, I think 40 essays he contributed in the Tatler. 40 essays, yes, 40 essays उन्होंने contribute किए थे in the Tatler. तो आप मुझे बताएंगे कि टैटलर पहले आया था स्पेक्टेटर, और हमें पता है कि टैटलर was started in 1709 ending in 1711. ठीक है, और 1711 जैसे ही टेटलर इज आउट ऑफ ट्रेडिशन, हु स्टार्टेड स्पेक्टेटर?
ठीक है। तो 1711 में ही आप देखोगे स्पेक्टेटर शुरू हो जाता है और टेटलर जो है बंद हो जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 2 साल का कार्यकाल था, ठीक है। लाइक ऑफ कोर्स दिस वाज देयर वर एसेज इन इट, ठीक है। दिस वाज अ पीरियोडिकल अगेन एंड वो 2 साल के बाद लाइक टेटलर के बाद स्पेक्टेटर आ गया था इन 1711 विद वेयर लाइक मोर नंबर ऑफ एसेज वर given by Edison, ठीक है। सो इट्स वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट। एंड क्वेश्चन 40 हम देखेंगे अब नेक्स्ट, ठीक है। 1709 में जो है आपका एडिसन ने इसमें 40 एसेज को कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। दिस इज द नाउ who said the following in the play Death of a Salesman? And for a salesman there is no rock bottom to the life. He don't put a bolt to a nut, he don't tell you the law or give you medicine. He's a man way out there in the blue riding on a smile and shoe shine, ठीक है। तो ये बहुत बहुत अहम लाइंस हैं इस वर्क की ऑफ डेथ ऑफ द सेल्समैन, ठीक है। नाउ चार्ली इज द करेक्ट आंसर टू इट, ठीक है। who said था ना, तो this is the dialogue that is said by Charlie. Now question 41, the novel A House for Mr. Biswas tells the tragicomic story of the search for independence and identity of dash, है ना। तो ये जो स्टोरी है A House for Mr. Biswas, who is Mr. Biswas here? So this is the story of Mohan Biswas, ठीक है। and this is also a work that is prescribed in Delhi University as well, ठीक है। हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास में ये इंडियन ब्राह्मण लिविंग इन त्रिनिदाद, कौन है? मोहन बिस्वास, इसकी स्टोरी है ये, ठीक है। तो इजीली डुएबल है। क्वेश्चन 42 की बात करते हैं। हरीश त्रिवेदी इन हिज एसे इंडिया इंग्लैंड फ्रांस अ पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन ट्रायंगल डिस्कसेस अबाउट द कंट्रीब्यूशंस ऑफ मुंशी प्रेमचंद towards enrichment of Indian literature, which among the following is incorrect about his contribution and creativity, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि ही हैज ट्रांसलेटेड फ्रॉम मेनी यूरोपियन लैंग्वेजेस इनटू हिंदी, ही हैज ट्रांसलेटेड लिटरेचर फ्रॉम फ्रांस, ही हैज ट्रांसलेटेड लिटरेचर अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इनकरेक्ट कौन सा, तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इंग्लिश टेक्स्ट्स को ही ट्रांसलेट किया है इन लिटरेचर, इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने, और बात कौन कर रहा है अपने एसेज में इनकी? हरीश त्रिवेदी, ठीक है। तो हरीश त्रिवेदी बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, ठीक है, जिनके बहुत सारे फेमस वर्क्स हैं। अभी एक और गोदान द गिफ्टिंग ऑफ अ काउ करके भी एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका आगे, ठीक है। तो वो भी आपने देखा होगा कि इधर अगर हम देखेंगे तो यूरोपियन लिटरेचर को भी ये ट्रांसलेट करते थे, नॉट ओनली इंग्लिश, ठीक है। तो और भी जो है काइंड लाइक कंट्री बेस्ड लिटरेचर्स को ट्रांसलेट करते थे। Which of the following facts is not correct about Whitman's poem Once Self I Sing? It presents the self of a man. No, the poem laments the death of American president. In the poem, Whitman establishes no. So the correct answer is B. This is the correct answer, ठीक है। नॉट करेक्ट, देखिए बात यहाँ पे हो रही है इस पोम की, वंस सेल्फ आई सिंग। हमें पता है कि वॉल्ट विटमैन एज अ पोर्ट जो हैं वो कितना जैक लगाते हैं, एक सपोर्ट होता है ना, तो इतना सपोर्ट लगाते हैं कि किस तरह से एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है अमेरिका में बना रहे और अमेरिका एज अ कंट्री प्रोग्रेस कर पाए, ठीक है। तो वो उनका एक विजन है, ही हैज़ अ वेरी जेन्युइन विजन फुल ऑफ नेशनलिज्म फॉर हिज कंट्री, ठीक है। तो आप देखोगे कि साथ में वो अब्राहम लिंकन जो थे उनके लिए भी पोम्स लिखते थे। ही ऑल्सो रेवर्ड हिम इन हिज पोइट्रीज, नेमली जो इनका ओ कैप्टन माई कैप्टन वर्क था, और साथ में व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड जो उनका वर्क था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने लिंकन को जो है ग्लोरीफाई किया है। लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने वंस सेल्फ आई सिंग में नहीं किया है, ठीक है। आई सिंग माई सेल्फ आई कंटेन मल्टीट्यूड्स, है ना। तो वो सबको जो है एक यूनिफाई करके अमेरिका एज अ स्पिरिट सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। वो अभी इसमें प्रेसिडेंट लिंकन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। Which of the following facts is not true regarding Samuel Taylor Coleridge's concept of imagination? ठीक है, तो यहाँ पे एक आंसर है इसका कि कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज दिस, द डिनोटेशन एंड कॉनोटेशन आर डेट्रीमेंटल टू ईच अदर। I think this is the correct answer. I need to check it.
या तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये ठीक नहीं है इसके बारे में। ये डिनोटेटिव मीनिंग होता है, हिडन मीनिंग होता है, डेट्रीमेंटल टू ईच अदर। दीज आर नॉट डेट्रीमेंटल टू ईच, ठीक है। और ये उन्होंने प्रूव किया था, एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म बेस्ड उनका वर्क था बियोग्राफिया लिटरारिया में, तो वहां से ये क्वेश्चन आया है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपका ए, ठीक है। तो अगर आई एम सेइंग कि क्वेश्चंस इन डेप्थ हैं, लेकिन आप देखोगे फ्रॉम द सिलेबस हैं, ठीक है। Now question 44. We'll come to question 45 here. William Wordsworth poem Lines composed a few miles above Tinton Abbey was written on. So ये काफ़ी फेमस पोर्ट हैं, तो इनकी जो वर्क्स की कंपाइलेशन है अगर वो कहीं पर मेंशन्ड है, अब कैसे पता चलेगा कि उन्होंने इस वर्क की लाइंस में ही ये डेट रिवील कर रखी है? तो ये कॉम्पोजिशन में ही पता चलता है। तो अगर आपने ये पोम पढ़ा है तो आप इस आंसर को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, और ऑफ कोर्स ये सिलेबस से है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट। जुलाई 13 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 46. Which among the following facts is not correct regarding John Donne's poem The Canal? Let's be a little fast so that the session is not too lengthy, okay? तो फटाफट से हम करते हैं, ठीक है। Not correct regarding John Donne's poem The Canonization. Now, romantic, of course. Technical device employed in the poem. ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज दिस, इट इज द फॉर्म ऑफ अ डिबेट। तो ये इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो इट इज नॉट द फॉर्म ऑफ अ डिबेट, नो, रेदर इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ द डिवोशन इन लव, ठीक है। तो उसका जो थीम है ना वो बिल्कुल अलग है, तो आप इस तरह से चीजों को कंसिडर ना करें। नेक्स्ट, ये गलत था। नाउ टेड ह्यूग्स पोम हॉक रोस्टिंग वाज बेस्ड ऑन हिज बॉयहुड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग एंड शूटिंग इन हिज नैरेटिव यॉर्कशायर। तो इसका नेटिव प्लेस हमें पता है यॉर्कशायर, ठीक है। तो जिसने भी टेड ह्यूग्स की पोइट्री पढ़ी है, ये जो प्लेस है ये बार बार आती रहती है, तो आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो आप देखेंगे कि A Portrait of the Artist as a Young Man में हम देखेंगे इट इज़ अबाउट द लाइफ ऑफ एन अपर क्लास फ्रेंच बॉय स्टीफन डिडालिस की है ये स्टोरी, लेकिन वो कोई फ्रेंच बॉय नहीं था, वो एक आयरिश बॉय था, ठीक है। तो आयरिश ओरिजिन था उसका, साथ में ही वॉज नॉट एन अपर क्लास से बिलोंग नहीं करता था, ही वॉज फ्रॉम अ लोअर टू मिडिल क्लास, है ना, लोअर मिडिल क्लास से वो बिलोंग करता था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next, 49, which of the following is not correct about Raja Rao's publications? तो इसमें आप देखोगे, हाँ, तो 1925 में कंठापुरा नहीं हुई थी पब्लिश, बिल्कुल सही है, कंठापुरा इज द करेक्ट आंसर। 1938 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। द कंठापुरा वाज पब्लिश्ड इन 1938, दिस इज द करेक्ट year of publication. Now, question 50. With whom the gorilla and Superman have been compared in Derek Walcott's work, A Far Cry from Africa, which this is one of the very famous works of Derek Walcott, ठीक है। और इधर का एक कंपैरिजन हुआ है, जो गोरिल्ला है उससे कंपेयर किया गया है किसको, टेल मी। जो नेटिव्स हैं, है ना, जो कॉलोनाइज्ड अफ्रीकन्स हैं, उनको गोरिल्ला बोला गया है, और सुपरमैन किसको बोला गया है, द वाइट कॉलोनाइजर्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज दिस, नेटिव्स एंड द वाइट मैन। नाउ क्वेश्चन 51 को देखेंगे अब। विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड अबाउट द नॉवल बिलव्ड बाय टोनी मॉरिसन? तो ये वाला हम जब हम देखते हैं तो हमें मालूम पड़ेगा कि दिस नॉट करेक्टली में देखेंगे, बिल्कुल सही बात है ये। एंड नैरेटिव टेक्निक इसकी ऑटोबायोग्राफिकल एंड सिंपल है। सिंपल इसकी नैरेटिव टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है, इसकी नॉन लिनियर नरेशन है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, तो मॉडर्निटी वाले ट्रेट्स हैं, फ्लैशबैक्स हैं, तो आप इसको ऑटोबायोग्राफिकल एंड सिंपल नहीं कह सकते हो। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ये भी ठीक है, और अमेरिका की सेटिंग बिल्कुल ठीक है। तो option B is the correct answer to this. Now question 52. Charles Baudelaire Les Fleurs du Mal is a series of. तो इसमें कितनी सारी लिरिक्स हमें देखने को मिलेंगी? तो इसमें हमें देखने को मिलेंगी 103 लिरिक्स, आई सपोज। वी नीड टू चेक दिस अगैन।
103 lyrics are there. Yes, so they're saying it's 103 lyrics that is there. Les Fleuves du Mal is a series of. तो ये जो वर्क है आपका, ठीक है, ये आपका प्रेस्क्राइब्ड होगा सिलेबस में, और जब आप इसके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे तो 103 लिरिक्स जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द करेक्ट आंसर टू दिस इज The correct answer to Charles Baudelaire's Les Fleuves du Mal is a series of 103 lyrics. When you'll read it, then you'll easily get to know. ये surface level का question है, provided आपने syllabus से इस work को देख के जो है in depth पढ़ा है, ठीक है। Which of the following poems of T.S. Eliot is written in the light of his tradition and the individual talent? तो द वेस्टलैंड बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, द वेस्टलैंड, ठीक है। इसी का जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट था टी.एस. एलियट का, उस वही जो है उभर के आया है इनके वर्क में, द वेस्टलैंड वर्क, ठीक है। तो वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस वर्क है ना, जिसकी वजह से इजरा पाउंड को बोला था, इजरा पाउंड को क्या बोला था इन्होंने, जब इन्होंने इनकी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस कितनी बड़ी पोम को सिर्फ 433 लाइंस में रिड्यूस कर दिया था। इल मिग्लियोर फाब्रो, है ना, द बेटर क्राफ्ट्समैन, है ना। तो इस शॉर्टनिंग की वजह से इजरा पाउंड को इन्होंने काफी अप्रिशिएट किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूफोनी एंड कैकोफोनी। तो आप देखोगे कि which strikes the ear as smooth, pleasant. Cacophony is a term applied to languages. Yeah, so both of them are correct. जो यूफोनी होता है उसमें आप इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं ना, इसका मीनिंग तो होता है वेल, फोनी होता है साउंड, so that sounds well, ठीक है। when you break it you'll be able to reduce to these meanings. So U stands for well, phony sound stands for sound, so well sounding, अच्छा लगता है जिसको सुनने में, smooth sound होता है। While cacophony, here caco word is something harsh, something rough, okay, so which is why it does not sound good, or it's harsh or rough and unmusical, so both of them are correct. Next, which of the following writers does not belong to the Victorian period? तो आप मुझे बताएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन और बहुत सारे रोमांटिक पोट्स, ये सब के सब आपके रोमांटिक पीरियड के राइटर हैं, और इनको तो हिस्टोरियन बोला गया है भाई, तो ये विक्टोरियन पीरियड में नहीं थे, ये रोमांटिक पीरियड के हिस्टोरियन राइटर है, ठीक है। अभी 56, T.S. Eliot's The Wasteland has long been considered as an archetypal work, archetypal text of what? ठीक है, तो बिल्कुल सही है, लिटरेरी मॉडर्निज्म, क्योंकि द वेस्टलैंड जो वर्क है आपका ऑफ टी.एस. एलियट, उसके जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी स्ट्रक्चरिंग है, जो उसमें नरेशन है, फ्रेगमेंटेड नरेशन है, ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी उसमें यूज किया गया है, ठीक है, तो वो सब लिटरेरी मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हु इज द फादर ऑफ एलिसन इन द प्ले लुक बैक इन एंगर? Yeah, so it's Colonel Redfern. Colonel Redfern जो है father हैं of Ellison in Look Back in Anger. Easy. Next question. The following is not a chapter in the novel The Rainbow. ठीक है, तो आप देखेंगे कि द कैथेड्रल जो है चैप्टर नहीं है इन द रेनबो वर्क, ठीक है। C is the correct answer. The method of teaching a language that involves a systematic presentation of the structures of L2, moving from simple to the more complex in the form of drills that the student had to repeat is called. So language acquired and the language acquisition and language learning, वो वाला जो है रेफरेंस है यहाँ पे L2 में, ठीक है। तो इधर आप देखोगे मूविंग फ्रॉम सिंपल टू द मोर कॉम्प्लेक्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रिल्स, है ना, तो ये बिहेवियरल पे है आपका, ठीक है। ये लिंग्विस्टिक्स का बिहेवियरल जो साइको एनालिसिस होता है, दिस इज हाउ द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एंड इनहैबिट, है ना, किस तरह से एक हैबिट फॉर्मेशन होती है ड्यू टू बिहेवियर एंड द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्पीच एंड प्रैक्टिस, तो वो है इधर। तो इधर होगा आपका ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक है, तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच है इधर, और ड्रिल्स की बात हुई है, दैट्स व्हाई, ठीक है। एंड द स्टूडेंट हैड टू रिपीट, है ना, जैसा टीचर बोलेगा वैसा स्टूडेंट रिपीट करेगा। दिस इज ऑल यू कैन सी हियर, इट्स ऑडियो लिंगुअल। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट सरोजिनी नायडू? सो व्हेन यू रीड अबाउट इट,
हर पेरेंट्स वर बंगाली चट्टोपाध्यायज एंड दे परमिटेड मैरिज इन डेफिनेंस ऑफ कास्ट, ये बिल्कुल ठीक बात है। At 13, she composed an English narrative poem of about 2000 lines. When you'll find it out, this is also correct. Her husband was a Tamil named, yeah, Govind Rajul Naidu was her husband. ये भी ठीक है. Sarojini Naidu made a trip to England in search of health, where she met Gopal Krishna Gokhale. तो ये वाला आपका सेंटेंस गलत है. उन्होंने हेल्थ के लिए नहीं, rather for education. Okay, for better education she went to England, and she met Gopal Krishna Gokhale in India. She did not meet him in England, she met him in India. Okay, so this particular point is incorrect. D is the incorrect answer. Okay, incorrect option है. When did Ernest Hemingway win the Nobel Prize for Literature? कब मिला था इनको? तो ये तो हमें पता ही है कि ओल्ड मैन एंड द सी के लिए इनको ये मिला था. ठीक है, बहुत अमेजिंग राइटर है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे पे. ऑलरेडी मैंने एक सेशन डाला हुआ है और बहुत बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड अमेरिकन राइटर्स में से एक हैं. ठीक है, तो like when and where you are supposed to prepare Ernest Hemingway, do watch that session. You'll end up gaining something very distinct. ठीक है, तो बहुत इजीली मैंने इनको समझाया है. 1954 इनका correct year है for receiving the Nobel. Now when was A Room of One's Own published? अब ये कब publish हुआ था A Room of One's Own? ठीक है, तो A Room of One's Own के बारे में हम एक बार देखते हैं. A Room of One's Own was, I'm little doubtful, it was published in 1929. Hey everyone, yeah, so this is the reason कि भाई इनमें से कोई भी डेट मुझे ऑलरेडी भी नहीं लग रही थी, and 1929 is the correct answer. ठीक है, it is not there in the option, so this question is debatable. You can flag it. ठीक है, this is to be flagged. And 1929, cross check it once. 1929 इसका correct answer है. There is a discrepancy in this question. Okay. हाँ, तो करेक्ट ईयर इज 1929. आप इसे फ्लैग कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं, because I think the answer key is going to claim some of the options from these in itself, but you have to be insightful. Now, who translated Vijay Tendulkar's Marathi play Shant, quote चालू है, into English as silence, the quote is in session? किसने किया था इसको ट्रांसलेट? तो हम सब जानते हैं, it was समिक बंदोपाध्याय, है ना, जिन्होंने भी इस वर्क की मतलब देखा होगा कि कैसे ये ट्रांसलेट हुआ है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. तो आप इजीली इसको डेसिफर कर पाए होंगे कि इन्होंने जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, क्योंकि ये एक्चुअल में एक मराठी प्ले था. ठीक है, तो थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन है, लेकिन सिलेबस से था, इसीलिए ये ट्रांसलेशन आपको पता होनी चाहिए. नाउ 64th, Ferdinand de Saussure's lectures on general linguistics compiled by his colleagues as Course in General Linguistics was published posthumously in the year. Which year was it published? So this was published in the year 1916. This is again correct. ठीक है, 1916 में ही ये पब्लिश हुई थी. अगला हम देखते हैं क्वेश्चन 65 को. द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन कीट्स इन हिज, यस, सो दिस इज अगेन द करेक्ट आंसर, लेटर रिटन इन दिसंबर. ये लेटर्स उसने अपने ब्रदर को लिखे थे, जॉन कीट्स ने. ठीक है, तो हिज ब्रदर कजन को लिखे थे. ठीक है, और उन्हीं लेटर में ये नेगेटिव कैपेबिलिटी को, जिसको एक पॉजिटिव एबिलिटी बताया जाता है बाय जॉन कीट्स. ठीक है, ये लिखा गया था इन दिसंबर 1817. और साथ में जो कॉलरिज का विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, उसके बारे में भी पूछा जाता है कि वो उनके किस वर्क में जो है प्रपोज किया गया था. तो इट वाज बायोग्राफिया लिटरारिया ऑफ सैमुअल टेलर कॉलरिज. ठीक है, तो वो क्रिटिसिज्म का पार्ट है, और इवन ये भी जॉन कीट्स की क्रिटिसिज्म. ठीक है, Question 66, given below are the two statements. One is labeled as assertion and other as reason. In Tennyson's Ulysses describes how he plans to set forth again from Ithaca. तो ये assertion है एक. The poem expresses Tennyson's sense of the need of going forward and braving the struggle. तो ये इसका रीजन नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट्स ये दोनों ठीक है, बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ये वाला,
ठीक है, द स्टूडेंट हैज चोजन द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट द रीजन ऑफ दिस असर्शन, ठीक है, सो बी क्लियर अबाउट इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 67 की हम बात करें। In which poem does W.H. Auden identify suffering? Yeah, W.H. Auden identifies suffering and its human position as a key concern of art. So, ये भी करेक्ट आंसर है इनका, म्यूजिस देस बेउक्स आर्ट्स, ठीक है। W.H. Auden आइडेंटिफाई सफरिंग, बिल्कुल ये लाइन ही इस तरह से शुरू होती है और ये ह्यूमन पोजीशन को जो है रिलेट करती है एज अ की कंसर्न ऑफ आर्ट, ठीक है, दैट द लॉस कीप्स हैपनिंग एंड स्टिल पीपल कीप लिविंग एन इनडिफरेंट लाइफ एंड थिंग्स कीप गोइंग, सो द ह्यूमन पोजिशनिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो टाइटल है आपका ये फ्रेंच लग रहा है मुझे, म्यूजिस देस बेउक्स आर्ट्स, ठीक है, तो ये इसकी या इट्स अ की कंसर्न ऑफ आर्ट इन दिस वर्क, ठीक है, इसका थीम यही है इस वर्क का। नाउ जीबी शॉज फैमिली बिलोंग्ड टू व्हाट? हियर द आंसर इज आयरिश प्रोटेस्टेंट जेंट्री। जीबी शॉ की जो फैमिली थी वो आयरिश प्रोटेस्टेंट जेंट्री से बिलोंग करती थी, ना कि आयरिश कैथोलिक से, ठीक है, सो दिस इज करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 को हम देखेंगे। Yeah. In Off Studies, Bacon famously categorizes books into 3 types of consumptions, and some books are to be some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. Very famous quotation from his work. So this is the correct answer. Tasted, swallowed, chewed. बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अभी क्वेश्चन 70 को हम देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? रोलैंड बार्थेस पब्लिश्ड हिज सेमिनल वर्क कोर्स, ये सबसे पहला ही आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बाथर्स हैं उन्होंने तो एक वर्क माइथोलॉजीज लिखा था एंड S/Z लिखा था, है ना, तो ये उनका वर्क ही नहीं है। एंड दिस जनरल लिंग्विस्टिक्स पे जो ये वर्क था, इट वाज कंपोज्ड बाय हुम? इट वाज कंपोज्ड बाय फर्डिनांड दे सेशॉ। तो ये तो सेशॉ का वर्क है, इट इज नॉट अ वर्क बाय रोलैंड बार्थेस। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 की हम बात करते हैं फटाफट से। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट अबाउट कमला दास पोम एंड इंट्रोडक्शन? लेट्स सी। So the answer marked here is Kamala Das describes in this poem herself as an Indian of a very fair complexion born in Calcutta. So this is incorrect, ये बिल्कुल गलत है, and she was not very fair, ठीक है। तो she was born in Malabar, Kerala, ये हम सब जानते हैं, ठीक है, that she was born in Malabar, Kerala, and she did not have a very fair complexion. So D is the correct answer. So D is the correct answer, ठीक है। Next, when did Arundhati Roy get the Booker Prize for The God of Small Things? So this is again correct, 1997 is the correct answer to this. God of Small Things के लिए उनको 1997 में प्राइज मिला था, ठीक है, दिस इज करेक्ट। 73rd क्वेश्चन की हम बात करेंगे। कैरेक्टर्स ऑफ फ्लॉबर्ट्स मैडम बोवरी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम फटाफट से इनको देखते हैं। जो राउल, हाँ, तो जो राउल थे वो कौन थे? वो एमा के फादर थे। यू रिमेंबर इन मैडम बोवरी का जो फ्लॉबर्ट का जो वर्क था मैडम बोवरी, उसमें जो राउल थे वो एमा का फादर था और वो एक पीजेंट फैमिली से बिलोंग करती थी, तो ही वॉज अ पीजेंट। नाउ लियोन ड्यूपिस, ही वॉज अ लॉयर्स क्लर्क। हिपोलिट वॉज हिपोलिट कौन था? अ स्टेबल बॉय। एंड who was Homais? So Homais was the local pharmacist. This should be the correct coding for this. So A3B1C2. A3B1C2. Option A itself is correct.
ठीक है, तो ये वही है, ये वाला वर्क जो है प्रेस्क्राइब्ड था आपके सिलेबस में, अगर आपने किया होगा तो आप इजीली जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन 74, whose harsh and unsympathetic treatment reuses Jane Eyre to lead to consignment to Lowood institution। तो कौन थी वो खतरनाक लेडी जिसने परेशान करके रख दिया था जेन आयर को, ठीक है, और जिसकी वजह से उसने वहां रहना ही छोड़ दिया था। तो हु वॉज दैट लेडी? मिसेज रीड। ठीक है, मिसेज रीड की वजह से जो है शी लेड टू कंसाइनमेंट टू लोवुड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अनसिंपैथेटिक ट्रीटमेंट बहुत हार्श थी फॉर जेन आयर। ठीक है, नाउ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और दूसरा रीजन है। फॉर भरत मुनि द मेन पर्पस ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इज टू क्रिएट और इनेक्ट द रसास। तो भरत मुनि के लिए जो सबसे ज्यादा पर्पस है, मतलब सबसे जो कारण है ऑफ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, वो रास जो है को जगाना है ना, जो रस है ना, इसको रासस बोला गया है। तो जो बेसिकली जो रस है, जो फ्लेवर है, उसको इग्नाइट करने का काम है इनका। तो विदाउट रसा ड्रामा कैन हैव नो अपील टू द स्पेक्टेटर। तो व्हाट आई फाइंड इज बिल्कुल सही है ये दोनों बातें। ठीक है, लेट मी क्रॉस चेक इट वंस एंड यस, बिल्कुल सही है ये दोनों बातें। कोई भी इनको पढ़ेगा तो सही से बोलेगा कि हाँ, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर रस नहीं आ रहा है तो हाउ कैन यू अपील टू द स्पेक्टेटर, है ना। मतलब अगर किसी चीज में अगर प्रतिभा ही नहीं है तो वो अपील कैसे कर देगा सामने वाले को कि वो किसी भी प्रकार से उसको एंजॉय करे, है ना, किसी भी रीजन से, दैट द स्पेक्टेटर हैज अ रीजन टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर आर्ट, दैट पर्टिकुलर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, है ना। तो वेरियस काइंड ऑफ रसास आप पढ़ेंगे जो भरत मुनि का वर्क है उसमें। ठीक है, नाट्य शास्त्र, ऑफ कोर्स नाट्य शास्त्र में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विच अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ब्लेक्स पोम द लैम्ब। सो द फर्स्ट मोस्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बाय नेमिंग क्राइस्ट द स्पीकर सेज दैट द मेकर कॉल्स हिमसेल्फ अ लैम्ब। No, here this is not correct. So by naming Christ, the speaker says that the maker or creator calls himself a lamb. This is not true because it's Christ. इधर आंसर जीसस क्राइस्ट है। ठीक है, तो उनके अंदर उनका कंपैरिजन है विद द लैम्ब। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज वेरी सिंपल प्लेन लिविंग। ठीक है, सो दिस इज ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ 76 हो गया आपका 77। फटाफट से हमने बहुत जल्दी जल्दी करने की, बट इट टेक्स टाइम। नाउ म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द, सो दीज आर द पोएटिक लाइंस विद द पोम एंड लेट्स सी। तो ये आप देखेंगे, yeah, so I'll just make it easy for you. The correct code I'll get for you because it's a little lengthy and it will take time. या सो जो इन्होंने मार्क किया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इधर। ठीक है, व्हेन यूल फाइंड इट आउट, दीज लाइंस आर फ्रॉम लाइक म्यूजिक दैट जेंटली ऑन द स्पिरिट लाइज, इट्स फ्रॉम द लोटस ईटर्स बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आपको पता है यहाँ पे क्या हुआ था? मैं जब जब इस पोम को पढ़ती हूँ तो आई फील लाइक बहुत बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग मुझे आती है कि वो लोग उस आइलैंड पे स्ट्रैंडेड हो गए और वहाँ के ही मतलब वहाँ की ही वेजिटेशन से वो उसको खा के जो है वो जैसे ही उसको सोए हैं। ठीक है, और उनकी जो नींद ही नहीं खुल पाई है, तो वो ड्राउजी नमनेस जो उनके अंदर आ गई है। ठीक है, तो वो बिल्कुल अच्छे से इन लाइंस में जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये लाइंस जो है आपकी लोटस ईटर्स से ही लिखी गई हैं। ठीक है, तो इजी है। और ये B1 देखो, अगर आप इसको भी समझ पा रहे हो ना तो आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो। ठीक है, फिर B1, C2 एंड D3 इज द करेक्ट आंसर। काइंडली रिलेट। नेक्स्ट 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रेम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये कौन सा नहीं है इसमें करेक्ट? नाउ द पोम ओपन्स विद द लाइन इट इज अ वेरी ओल्ड शिप। This is not the correct answer to this. This is not the opening line of this. ठीक है, John Webster's The Duchess of Malfi was influenced by whom? किसके द्वारा इंस्पायर्ड था ये वो? ठीक है,
तो इट वॉज इंस्पायर्ड बाय Chaucer's The Knight's Tale. This is correct. Chaucer's The Knight's Tale is exactly correct. इसका थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस मुझे सिडने की आर्कादिया से भी लग रहा है, लेकिन नाइट की टेल से ज्यादा रेजोनेट कर, ठीक है। तो 79 का ए रहेगा। डचेस ऑफ मल्फी का जो वर्क है वो आपका द नाइट्स टेल जो है चौसर का, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट से, वेयर इज इट, क्वेश्चन 80 पे आ गए हैं हम, आई थिंक, यस। So Mr. and Mrs. Brown character in Jane Austen's they lived with their 5 daughters in, कहाँ रहते थे वो? इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉन्गबोर्न होना चाहिए। लॉन्गबर्न में रहते थे, लॉन्गबर्न में, ठीक है, क्योंकि जो नीदरफील्ड पार्क इसका आंसर है ना, वो तो दैट वाज अ रेंटेड एस्टेट बाय बिंगले, that was a rented estate by Bingley, but it was their home, ठीक है। the heritage, the family heritage was this Longbourn, ठीक है। तो यहाँ ये जो है फैमिली रहती थी, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर इसी को मानेंगे। 81. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other as reason. The hero as man of letters. Carlyle defines man of letters as a prophet who interprets the divine idea of the world. ये थॉमस कार्लिल के वर्क से है, द हीरो एज मैन ऑफ लेटर्स से, और ये बिल्कुल ठीक एजर्शन है। इसका रीजन है कार्लिल अडॉप्ट्स दिस कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम फिशेस, वेबर, दास, दिस। हाँ, तो फिशे वेबर का एक वर्क था, वेसन देस गेले हर्टन। I did not read this work in depth, ठीक है, but this thing I know that yes, the hero as a man of letters is correct, ठीक है, डिवाइन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें ये रीजन है कि थ्रू द सेंशुअल अपीयरेंस ऑफ थिंग्स टू अंडरलाइन स्पिरिचुअल रियलिटी। अब इन दो लाइंस से अगर आप इसे रिलेट करेंगे तो एजर्शन और रीजन जो है आपको दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू दिखेंगे। तो इस तरह से आप जो है चीजों को रिलेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 81 का आपका करेक्ट आंसर है बोथ, and they are the correct explanation, right? So this is about it. 81. अब 82 को हम देख लेंगे फटाफट से। How many persons have been portrayed in Jayant Mahapatra's poem Hunger? तो आप इसमें देखेंगे 3 person are, ठीक है। बहुत इजी नॉवल है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और उन्हीं के अराउंड जो है स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। Which of the following is the beginning line of the poem Daddy by Sylvia Plath? सो इसकी आप बिगिनिंग लाइन देखेंगे डैडी की, तो इट्स यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, सी इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर टू दिस, ठीक है। इट इज नॉट आई हैव ऑलवेज बीन स्कैर्ड ऑफ यू, इट्स यू डू नॉट, यू डू नॉट। क्वेश्चन 84. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट शिनुआ एचबी? द थिंग्स फॉल अपार्ट वाज हिज थर्ड नॉवल, टाइटल नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट इज टेकन, ये बिल्कुल ठीक है। 1958 में ही पब्लिश हुई थी ये, बॉर्न एंड एजुकेटेड इन नाइजीरिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यही आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है। थिंग्स फॉल अपार्ट वाज हिज थर्ड नॉवल नहीं थी, अरे भाई ये तो इसकी डेब्यू नॉवल थी, इट वाज हिज फर्स्ट नॉवल, ठीक है। एंड इट वाज सो वेल एक्लेम्ड एंड अपलॉडेड, यूनिवर्सली acknowledged. Okay, so it's his debut novel and this is the correct answer. Now, Virginia Woolf's central claim in her novel The Room of One's Own is that, वो क्या कहना चाहती हैं अपनी बात से, अपने इस वर्क से, उनका मतलब सेंट्रल सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्क का? तो आप देखोगे, अ वुमन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन इफ शी इज टू राइट फिक्शन। भाई अगर कुछ ऐसा करना है ना उसको, अगर उसको इफ कुछ ऐसा करना है तो उसके पास पैसा भी होना चाहिए और खुद का अपना स्पेस भी होना चाहिए। तो आप देखोगे वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत काम किया है फॉर वुमेन, अपकमिंग वुमेन राइटर्स, ठीक है, एंड शी इज इक्वली अपलोडेड। क्वेश्चन 86 को देखते हैं, मैच लिस्ट, ये मैचिंग करनी है आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन विद द मीनिंग। तो जैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले इजी वाले से आप शुरू कर सकते हैं। एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन से आप देखोगे, ट्रांसलेटर मेक्स द यूज ऑफ ओरिजिनल फॉर क्रिएटिंग समथिंग ऑफ हिज ओन, ठीक है। तो वो ओरिजिनल कंटेंट को यूज करता है फॉर क्रिएटिंग समथिंग, है ना, कुछ बनाने के लिए। तो आप जब भी ऑप्शन ऐसे आते हैं आपके पास, आप उनको चंक्स में तोड़ दिया करो, ठीक है। इजी वाले की तरफ पहले भागा करो ताकि आप बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। उस तरह से आप पेपर को इजीली सॉल्व करेंगे। तो अब डी का हमें पता है कि 4 है,
डी का 4 नहीं है बेबी, डी का जो है 2 है। अब हम क्वेश्चन 86 की बात करेंगे। क्वेश्चन 86 में आपको टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन को मैच करना है लिस्ट टू मीनिंग के साथ, ठीक है। तो इसमें हमें दिखेगा जो सबसे पहले आप इजी वाला जो है पार्ट से आप स्टार्ट करिए। जैसे एडेप्टेशन की आप बात करो तो एडेप्टेशन क्या होता है? एडेप्टेशन होता है एक एडजस्टमेंट, ठीक है, एन एडजस्टमेंट ऑफ टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वंस टेस्ट्स, ठीक है। आप उस टेक्स्ट को एडजस्ट करते हो अपने टेस्ट के हिसाब से, तो आपका जो है D2 हो जाएगा। और जैसे ही आपका D2 होगा तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, D2 आपको देखने को मिलेगा। अब हम देखते हैं मेटाफ्रेजिंग क्या होता है। तो मेटाफ्रेजिंग, फ्रेजिंग कुछ भी होगा तो वो वर्ड्स के लिए होगा, फ्रेजेस वर्ड्स के लिए होगा। तो आप देखोगे ये एक वर्ड फॉर वर्ड रेंडरिंग होता है। तो A3 एंड D2, तो A3 एंड D2, तो आपके ये वाले दो ऑप्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बी है वो कैसे होगा। तो फ्री ट्रांसलेशन, नाउ देयर इज अ फ्रीडम, देयर इज अ लिबर्टी ऑफ ट्रांसलेशन, so you will be easily able to connect this, and C is the correct answer to this, ठीक है। नेक्स्ट, who said Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature? तो ऐसा किसने कहा था शेक्सपियर के बारे में? तो आप देखेंगे एक वर्क लिखा था, सैमुअल जॉनसन इज द करेक्ट आंसर टू दिस। सैमुअल जॉनसन का एक वर्क था प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो उस वर्क में इन्होंने बोला था कि शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स। तो मैथ्यू अर्नोल्ड इज बिल्कुल गलत हो गया है आपका, और सैमुअल जॉनसन इसमें सही आंसर है, ठीक है। तो दिस इज रिलेटेबल, प्रीफेस टू शेक्सपियर वाले वर्क से ये लिया गया है। नेक्स्ट लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 88। Which of the following pairs books novel writers is not correctly matched? तो इधर हम देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, द इंग्लिश नॉवल फॉर्म एंड फंक्शन, दिस इज करेक्ट। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवल E.A. बेकर ने लिखा था। द रिटोरिक ऑफ फिक्शन नैन्सी आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखा था। और एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल E.M. फॉस्टर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज इन डाउट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इट वॉज नॉट रिटन बाय नैन्सी, ये किसी और ने लिखा। This is we are sure about. So who wrote this? We'll just find it out. Who exactly wrote the work? Yeah. So it's Vannie C. Booth. They say Vannie C. Booth का ये work है. The Rhetoric of Fiction. The Rhetoric of Fiction is written by Vannie C. Booth. Now this is C is wrong. Okay. The title of the second part of The Wasteland is taken from which one of the following English dramatist? तो ये कहाँ से लिया गया था इनका ये वाला टाइटल? तो आप देखेंगे कि द वेस्टलैंड वॉज टेकन फ्रॉम थॉमस मिडल्टन, इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे, उनसे लिया गया। थॉमस मिडल्टन इज द करेक्ट आंसर टू दिस। एग्जैक्टली, दिस इज द करेक्ट आंसर। या क्वेश्चन 90 से हम देखेंगे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स आर द गिवन लाइन्स टेकन? कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड, लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर। So these lines are taken from Matthew Arnold's Dover Beach. देखिए हमें यूजुअली क्या होता है, सभी के सभी लाइन्स को मेमोराइज करना इट्स वेरी टफ, बट ऑलवेज इन द फ्यू फेमस लाइन्स ऑफ द फ्यू फेमस पोट्स यू विल फाइंड सम कीवर्ड्स, ठीक है। तो इधर आप देखोगे जो कीवर्ड्स हैं आपके, कम टू द विंडो, ठीक है, बस इसी से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और स्वीट इज द नाइट, मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस इज कम टू द विंडो इटसेल्फ एज अ फ्रेज, ये डॉवर बीच का है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर, तो ये डॉवर बीच का जो मैसेज है, वो जो एसेंस है ना उनके वर्क का, वो इन 4 लाइन्स में आप देख सकते हो, है ना। जो पीस का प्रपोजल वो रखते हैं साथ में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। Whose skull had been unearthed by the grave digger in Act 5? तो ये फेमस स्कल की बात हो रही है, और स्कल हमें पता है कोर्ट जेस्टर यॉरिक का था, ठीक है। तो ये हम सबको पता है कि ये एक्ट 5 ऑफ शेक्सपियर में
देखने को मिला था। विच ऑफ द फॉलो, ये एक्ट 5 ऑफ शेक्सपियर, व्हेन यू विल रीड इट इन डेप्थ यू विल गेट टू नो दैट दिस सीन हैपेंड इन एक्ट 5, बट द स्कल ऑफ कोर्स वाज ऑफ कोर्ट जेस्टर योरिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ये सरफेस लेवल का क्वेश्चन है, इजी है। नाउ व्हेन डिड गोल्डिंग रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, उनको कब मिला था? आई थिंक he got in 1983। विलियम गोल्डिंग को नोबेल प्राइज मिला था इन 1983। यस, 1983 इज द करेक्ट आंसर टू दिस। ठीक है, 1983 करेक्ट आंसर है, दिस इज रॉन्ग। 1983 का गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड assertion, रीजन आ गए हैं फिर से। साइकोलिंग्विस्टिक्स कैन एक्सप्लेन हाउ ऑल ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, साइकोलिंग्विस्टिक्स अटेम्प्ट्स टू आंसर क्वेश्चंस वेदर द ह्यूमन ब्रेन हैज एन इनबॉर्न लैंग्वेज एबिलिटी टू इन सच अ वे दैट सर्टेन ग्रामेटिकल एंड सिमेट्रिक पैटर्न्स आर एम्बेडेड इन इट। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे साइको लिंग्विस्टिक्स, जो साइको एनालिसिस क्रिटिसिज्म है, उसके जो फोर फादर्स हैं, ठीक है, वो भी इसी बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ 95th, yeah, in the following lines what does the image of the great star early drooped primarily show? When lilacs last in the dooryard bloomed and the greatest star early drooped in the western sky in the, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये वाला वर्क है, दिस इज ऑल अबाउट मॉर्निंग द लॉस ऑफ अब्राहम लिंकन। ठीक है, द प्रेसिडेंट। तो वॉल्ट विटमैन जो है इस वर्क में, और ओ कैप्टन माय कैप्टन, इन दोनों वर्क्स में क्या करते हैं, इज मॉर्निंग द लॉस ऑफ हिम। ठीक है, तो इसमें एंड द ग्रेटेस्ट स्टार अर्ली ड्रूप्ड इन द वेस्टर्न स्काई इन द नाइट, इसका करेक्ट आंसर आपका एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एंडेड सडनली इवन दो नेचर कंटिन्यूज अनचेंज्ड। तो वही है कि एकदम से एक ट्रेजेडी हुई और अब्राहम लिंकन जो है ही पास्ड अवे। ठीक है, ये हुआ था और वो ऑल ऑफ अ सडन हुआ। ठीक है, अबाउट हिज डेथ, तो वो रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड द नेचर स्टिल कंटिन्यूज, द ट्रीज स्टिल कीप ग्रोइंग एंड द नेचर इज इन कंटिन्यूएशन। ठीक है, हाउएवर द इमॉर्टल लॉस हैज हैपेंड, द मोर्टल लॉस हैज हैपेंड। ठीक है, तो वो चीजें हैं यहाँ आप देखोगे, तो यहाँ पे स्टार लिंकन को बोला। नाउ अगला, who is regarded to be the grand ungodly godlike man in Herman Melville's Moby Dick? तो यहाँ पे grand ungodly godlike किसको कहा गया है? कैप्टन अहाब, जो अपने 80s में भी एक पैशन रखते हैं अपने अंदर कि नहीं आई कैन डू इट। ठीक है, तो इस वजह से उनको बोला गया है बिकॉज ही हैज मेड हिज माइंड दैट ही इज ऑन अ मिशन एंड ही विल समडे ब्रिंग फोर्थ समथिंग एज मैसिव एज ही इज नो नॉट, है ना, एज ही इज नॉट। ठीक है, तो काफी कुछ वो करने का एक चाहत रखते हैं। जो द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन थिंग्स फॉल अपार्ट, तो इनमें ये कैरेक्टर नहीं है। तो आप देखेंगे चियलो इज अ कैरेक्टर, इज़ोलू इज अ कैरेक्टर, अकुना इज अ कैरेक्टर, बट ये जो यूनच है इज नॉट अ कैरेक्टर, इसकी जगह इनोश है। तो यहाँ पे एक स्पेलिंग एरर कर दिया गया है जानबूझ के, तो जो आपका आंसर है वो ए हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे हु मेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन कैन नॉट थिंक वेल, लव वेल, स्लीप वेल इफ वन हैज नॉट डाइंड वेल, है ना, अगर आपने अच्छे से खाया नहीं है तो आप ये और ये अच्छे से नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल बिकॉज इन दोज टाइम्स, है ना, वर्जीनिया वुल्फ ने इतना खूब लिखा था फॉर वुमेन राइटर्स एंड ऑल, सो विच इज़ वाई आई लाइक हर, एंड उनका ये वर्क है। तो अ रूम ऑफ वंस ओन से ही ये लिया गया है कि कोई खाएगा ही नहीं तो वो अपने आप को किसी भी तरह से किसी भी डायमेंशन में एक्सप्रेस कैसे करेगा। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ वुमेन इन दोज टाइम्स। ठीक है, तो उन्हीं की बात हो रही है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रिटिकल थॉट ऑफ सर फिलिप सिडनी एज एक्सप्रेस्ड इन अपॉलजी फॉर पोइट्री? इसका करेक्ट आंसर हम देखो, आप देखेंगे तो आपको दिखेगा kinds of, not a critical,
two kinds of poetic. So two kinds of poetic imitations. It looks like 99 का C आंसर होना चाहिए. I'll just check. हाँ, C is the correct answer. ठीक है. C is the correct answer. क्योंकि ये बिल्कुल ठीक है कि पोइट्री को डिलाइट, it should be delighting, it should also teach, it should be having some moral, and rhyming is also okay for Philip Sidney, but that there have been two kinds of poetic imitations. ये suggestion है सिडनी का, ऐसा कुछ नहीं है. This is incorrect. So C is in the correct answer to this question. Question 100 फटाफट से देखते हैं. The given lines have been taken from which of the following poems? We decay like obsession with fear and grief, convulse us and consume us. ठीक है, तो यहाँ पे swarm like worms within our living clay. तो यहाँ पे जॉन कीट्स के लिए ये लिखा गया था. ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, इट्स एन एलिजी एंड इट्स अबाउट, द वर्क इज एडोनाइस. एडोनाइस जो है ये वर्क लिखा गया था फॉर जॉन कीट्स, तो उसी की ये लाइन्स हैं. ठीक है, तो ये एक मोर्टल डीके दिखा रही हैं ये लाइन्स, दैट व्हेन द पर्सन इज नो मोर दिस इज व्हाट हैपेंस एंड हाउ मोर्टल्स डीकेड. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दैट. नाउ नेक्स्ट लेट्स सी. Which of the following is being addressed in the given lines of William Wordsworth? Ode intimations of immortality, you best philosopher, who ye those keep thy heritage, the blind, the deaf and silent. Read the eternal depth, haunted forever by eternal. यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको पता है कि जो ये वर्क है, this is centered, this is addressed to a child. ठीक है, a child who is born young has a godlike, a very innocent red crimson joy होता है ना उसके फेस पे, और एक godly innocence होती है. But as he matures, the gradual loss of innocence keeps happening, and here also the similar kind of thing is portrayed. ठीक है, the deaf and silent read the eternal deep, haunted forever by the eternal mind. ठीक है, जैसे वो मेच्योरिटी आती है तो इमेजिनेशंस बढ़ती हैं और हम देखते हैं कि उसकी चाइल्ड लाइक इनोसेंस का लॉस होता है ना. तो वही फिलॉसफी इधर है. द चाइल्ड इज द करेक्ट आंसर. 102 वाला क्वेश्चन देखते हैं. इन विच स्टैंजा आर सेजेस मेंशन्ड इन W.B. Yeats poem Sailing to Byzantium? Now, if you read Sailing to Byzantium in depth, तो आप देख पाएंगे कि जो उसका स्टैंजा 3 है उसके अंदर आपको सेजेस का एक मेंशन देखने को मिलेगा. ठीक है, स्टैंजा 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. दिस इज अगेन लाइक थोड़ा जो है इट्स अबाउट रोट मेमोराइजेशन यू कैन से, है ना. तो कुछ चीज़ें उन्होंने रोट लेवल पे पूछी हैं, बल्कि चीज़ें कॉग्निटिव लेवल पे होनी चाहिए. तो ऑफ कोर्स दीज थिंग्स कीप हैपनिंग इन एग्जाम्स. क्या कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट वॉल्पोन? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है, इट इज अबाउट कोरबाक्यू इन द प्ले सिग्निफाइज रेवन, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है. वॉल्पोन इज द प्ले सिग्निफाइज फॉक्स. हाँ, वॉल्पोन फॉक्स ठीक है. कॉर्विनो इज अ जेलस हस्बैंड. हाँ, कॉर्विनो जैसे क्रो को बोलते हैं इज अ जेलस हस्बैंड. इट्स अ कॉमेडी रिटन इन ब्लैंक वर्स. करेक्ट है बिल्कुल, है ना. हमने पढ़ा है ये. बताइए मुझे वॉल्पोन किसका वर्क है? इट्स रिटन बाय बेन जॉनसन. एग्जैक्टली. एंड इस वर्क में कोरबाक्यू इन द प्ले सिग्निफाइज रेवन. 104 पे आ गए हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द स्पेक्टेटर. अभी आपने देखा था एक क्वेश्चन था टैटलर से रिलेटेड, अब क्वेश्चन है स्पेक्टेटर से रिलेटेड. बिगैन आफ्टर 2 months ऑफ सीजिंग द टैटलर, द स्पेक्टेटर अपीयर्ड डेली एक्सेप्ट संडे एंड लास्टेड फॉर 555 numbers. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है इसकी, और ओनली 1 ही इसका करेक्ट आंसर होगा. मैंने आपको बताया था कि 1709 में टेटलर स्टार्ट हुआ था, 1711 में टेटलर बंद हो गया था और स्पेक्टेटर स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो देयर वाज अ मार्जिनल गैप ऑफ 2 months हियर इन 1711 व्हेन स्पेक्टेटर बिगैन. ठीक है, तो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर टू दिस 104 का. ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी. Consider the following statements regarding language variations. In popular uses, the term dialect refers to a form of language that is regarded as substandard, incorrect, or corrupt.
Dialect as a technical term in linguistic refers to a distinct form of language. So here again both 1 and 2 are correct. ठीक है, तो जब आप देखोगे तो दोनों का ही यहाँ पे जो ये मीनिंग है ये सही निकल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. यस, करेक्ट है. मतलब आप इसको टेक्निकल टर्म्स में देखोगे ना तो ये वाला मीनिंग इसका सही है और यहाँ ये वाला मीनिंग भी सही है. ठीक है, थोड़ा सब स्टैंडर्ड मानते हैं डायलेक्ट को. ठीक है, बोली बोली आप जिसको कहते हैं ना, बिकॉज उसका कोई फिक्स वो नहीं होता है, कोई फिक्स सिमेंटिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है. ठीक है, इट डजंट हैज अ डिफाइंड level of structuralism. Okay, which among the following is not true about A.K. Ramanujan's poem A River? The annual flood in the river swept away a couple of cows and this हुआ था ये. A convincing smile is used in the whetstones. I listen like sleepy crocodiles. When you read A.K. Ramanujan's poem, this also is correct. The cows have the names of Shama and Radha. यही names थे cows के. Pathos is the keynote of this poem. Pathos is not the keynote of this poem. Okay, this is incorrect. इसमें आप pathos को नहीं कह सकते. ठीक है, कि उसका मतलब ये है. ठीक है, rather it's more about philosophy. ठीक है, थोड़ा philosophical है और एक सटायरिस्टिक नोट पे है ये वर्क. ठीक है, और अगर आप एग्जैक्टली देखेंगे तो आयरनी, देयर इज एन आयरनी इन द वर्क. इट हैज नथिंग टू डू विद पैथोस हियर, सो इट इज नॉट द की नोट ऑफ दिस पोम. बहुत सारे क्वेश्चंस नॉट ट्रू पे बेस्ड हैं. हु बिकम्स द विक्टिम ऑफ अगली सोशल फोर्सेस? तो आप बताएंगे कौन था यहाँ पे इन दिस वर्क? मुझे बताएंगे फटाफट से. वेलू था. जो वेल्था था वो कौन था? कारपेंटर था फ्रॉम अ लोअर क्लास. तो ये सोशल फोर्सेस का विक्टिम बना था बाद में. ठीक है, तो यही हमें देखने को मिलेगा. इन विच प्ले टॉम विंगफील्ड अनाउंसेस द फॉलोइंग एट द बिगिनिंग? द प्ले इज मेमोरी, बीइंग अ मेमोरी इट इज डिमली लाइट, इट इज सेंटिमेंटल एंड इट्स नॉट रियलिस्टिक. तो ये बहुत इजीली हमें पता चल जाएगा कि मेमोरी फ्रेमिंग और मेमोरी स्ट्रक्चर्स कौन सी फॉर्म में है, कौन से वर्क में है. टॉम नो, द वर्क इज द ग्लास मीनेजरी. ठीक है, and in this the character is Tom. Okay, and the Glass Menagerie, it's a very famous work and it's of my favorite writer. और एकदम से मुझे क्लिक नहीं कर रहा है. ठीक है, The Glass Menagerie is a work. Guys, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, इतना आसान क्वेश्चन है. ठीक है, तो ग्लास मेनेजरी बहुत इजी, बहुत फेमस वर्क है. ठीक है, नॉन ब्रिटिश राइटर हैं. बस मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है दैट. ओके, सो काइंडली राइट इन द कमेंट्स. इन द नॉवल जेन आयर रोचेस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ व्हाट? तो जेन आयर में रोचेस्टर कौन है? रोचेस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज अ बायरॉनिक हीरो. बिल्कुल, उनकी जो सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिजेंबल करती हैं एक बायरॉनिक हीरो से. तो ये जेन आयर से क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर बेंजामिन द बेसिक एरर ऑफ ट्रांसलेटर लाइज इन व्हाट? बेसिक जो एरर लाया करता है वो प्रिजर्वेशन में ही लाया करता है, कि आप प्रिजर्व कर रहे हैं द स्टेट ऑफ हिज ओन लैंग्वेज. ठीक है, कि जब आप ट्रांसलेशन करते हो तो सम यू लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन ट्रांसलेशन एंड द बेसिक एरर विच इज मोर डिफाइंड इज टू प्रिजर्व योर ओन लैंग्वेज. ठीक है, नेक्स्ट, हु सेज दैट द प्ले ऑफ लिंग्विस्टिक मीनिंग्स इज अनडिसाइडेबल? किसने बोला था ऐसा? अब अनडिसाइडेबल है, नॉट फिक्स्ड है, एम्बिगुअस है. ठीक है, ये सब किसने बोला था? दिस वाज ऑल सेड बाय जीन जैकस डेरिडा, है ना. तो डेरिडा का डिकंस्ट्रक्शन से जो है ये लिंग्विस्टिक मीनिंग वाली बात जो है बोली गई है, दैट नथिंग हैज अ फिक्स्ड मीनिंग एंड द मीनिंग कीप्स चेंजिंग. ओके, क्वेश्चन 112 वाला देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एफ्रा बेंस द रोवर. द रोवर डील्स विद द एडवेंचर्स इन नेपल्स एंड मैड्रिड ऑफ अ बैंड ऑफ इंग्लिश कैवेलियर्स. ये बिल्कुल ठीक है कि नेपल्स एंड मैड्रिड में इंग्लिश कैवेलियर्स के बारे में है. बिल्कुल ठीक है. ये एडवेंचर्स टेक प्लेस ड्यूरिंग द रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट. नाउ दिस इज नॉट करेक्ट. ठीक है, ये जरूर है कि वो इंग्लिश कैवेलियर्स के एडवेंचर्स के बारे में है. सो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. इट डिड नॉट हैपन इन चार्ल्स फर्स्ट. क्वेश्चन 113 पे आ गए. चेक.
फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डिस्क्राइब्ड हिज नॉवल एज अ कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही फेमस है, आप इसको पढ़ते ही सीधा बोलेंगे हेनरी फील्डिंग का स्टेटमेंट है, जो उनका वर्क है जोसेफ एंड्रयूज। और जोसेफ एंड्रयूज का एक डेफिनेशन उन्होंने दिया था ऑफ द फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटिंग इज अ कॉमिक एपिक पोम इन प्रोज। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स राइटर्स बुक्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। समर इन कैलकाटा किसका वर्क है ये? इज इट ऑफ सलमान रश्दी? नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वर्क किसका है? कमला दास का। ठीक है, उनकी पोइट्री कलेक्शन है समर इन कैलकाटा। ठीक है, तो दिस इज सुपर इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स पोम्स और लाइंस दे रखी हैं जो करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो आप देखेंगे। सो द रेवन लेडी लाजरस डाइंग इज एन आर्ट लाइक एवरीथिंग एल्स। ठीक है, ये प्लैथ सिल्विया प्लैथ ऐसे ही लिखती है। मेंडिंग वॉल ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज द टाइटल ऑफ अ शेक्सपियर्स टेक्स्ट एंड दिस इज नॉट द एंडिंग लाइन ऑफ दिस पोम टू। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, डैडी डैडी स्टड आई एम थ्रू, दिस इज करेक्ट, दिस वी नो, इट्स अ वेरी फेमस लाइन बाय सिल्विया प्लैथ। Next, let's see. So, in which year Margaret Atwood novel Blind Assassin was awarded the Man Booker Prize? The correct answer is 2000. Okay, this is the correct. Now, 117. In chapter 1, our woman Vrinda Nabar argues that the Indian woman's identity is shaped by a double colonization. What are the two forces she identifies? तो वृंदा नाबर का एक बहुत ही फेमस वर्क है, और उनका जो चैप्टर 1 है आर वुमेन, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि डबल कोलोनाइजेशन की बात की जा रही है। अब डबल कोलोनाइजेशन क्या है? डबल कोलोनाइजेशन वो है जो आपकी, ये बहुत इजी है, देखिए ये सब नहीं है इसमें, ठीक है, ये अननेसेसरी ऑप्शंस बना रखे हैं। इंटरनल पेट्रियार्की से लड़ना है, ठीक है, ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कास्ट, ठीक है, एक तो वो पेट्रियार्की, साथ में जो वेस्टर्न फेमिनिस्ट मॉडल्स हैं, ठीक है, उनका आप इन्फ्लुएंस देखेंगे, दे आर ऑल्सो नॉट टॉकिंग अबाउट देम। ठीक है, सो the western feminist models are also not talking about them. This is one kind of struggle they're passing through, and the second struggle is the internal patriarchy of Indian tradition. Okay, so the two kinds of struggle that are portrayed in the work are women are these. Okay, so next let's find out the characters Horiram, Dhania and Gobar appear in, ठीक है, तो आप देखेंगे ये बहुत फेमस मुंशी प्रेमचंद का एक वर्क है जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गोदान। गोदान वर्क है, ठीक है, और उसी को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो द गिफ्ट ऑफ अ काउ, इसी के ये कैरेक्टर। ठीक है, सो इजीली रिलेटेबल है, आपके सिलेबस में था इसीलिए इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ 119, Derrida begins his essay Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Sciences with the following quotations. We need to interpret interpretations more than to interpret things. Now, the above quotation has been taken from, अब जीन जैकेस डेरिडा ने एक quotation दिया है अपने वर्क में, ठीक है, इनका ऐसे है एक स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंसेस, और उसमें जो ये लाइन है, ये लाइन जो है किससे ली गई है? इट इज टेकन फ्रॉम मोंटेग। अब मिगेल दे मोंटेग से लाइन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। मिगेल दे मोंटेग की लाइन है दैट वी नीड टू इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशंस मोर देन टू इंटरप्रेट थिंग्स, दिस इज करेक्ट। Now, Things Fall Apart by Chinua Achebe depicts the lives of the people of the Nigerian village. कौन सी विलेज की बातें हैं? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हमें पूरे एनालिसिस में नहीं दिखा है, पूरा पेपर एनालिसिस में हमें इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन दिखा है। उमोफिया जो है विलेज है उनका, है ना, द क्लैन, जिस क्लैन से वो बिलोंग करते हैं, वो विलेज क्लैन का विलेज का जो नाम है वो है उमोफिया। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर एनालिसिस ऑफ द यूपी जीडीसी। ओके, नाउ मिगेल दे मोंटेग और मिशेल दे मोंटेग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यही था आपका एनालिसिस, और आप देखोगे कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नंबर में नहीं आए हैं।
ठीक है, देर इज अ बैलेंस ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ऑफ मॉडरेट क्वेश्चंस एंड ऑफ इजी क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस बैलेंसिंग इज व्हाट डिफाइंस अ परफेक्ट एग्जाम फॉर्मेशन। ठीक है, हाउएवर जो अटेम्प्ट्स होते हैं बच्चों के, ठीक है, इट्स नॉट दैट एवरीवन इज एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज देयर, still you need to put your votes into the poll that we will be creating in the WhatsApp and Telegram group। ठीक है, सो वहाँ पे आप पोल कीजिए so that we can come to a very accurate analysis of the expected cutoff। ठीक है, keep in mind these days the cutoff is soaring। ठीक है, and all of this is in trend। ठीक है, so there is a, as I said, there is a cutthroat competition, okay, that lies। तो जिसका भी एग्जाम अच्छा हुआ है, you can certainly after analysis of an expected cutoff session you can start preparing for your mains। अभी आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ठीक है, एक क्रिस्प सा ब्रेक लीजिए और उसके बाद वापस जो है अपनी पढ़ाई को रिज्यूम कीजिए। ठीक है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर सब्जेक्टिव और इन डेप्थ, जैसे हमने KVS NVS के लिए प्रिपेयर कराए थे, बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे राइटर्स के लिए एकदम फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया था, तो उसी तरह से आपको आपके सब्जेक्टिव के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, मॉक इंटरव्यू की प्रेपरेशन एंड एवरीथिंग विल बी असिस्टिंग यू। ठीक है, तो सब्जेक्टिव के लिए किस तरह से आंसर्स को लिखना है, कंटेंट कहाँ से लें, क्या किसी पर्टिकुलर बुक में सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप ऐसे इल्यूजन्स में ना रहें। ठीक है, so I'm talking like out of experience। ठीक है, so do not worry, whatever is your syllabus will bring you the content that you need to read। उससे ज़्यादा उससे कम पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बैलेंस्ड कंटेंट आपको मिलेगा। और सब्जेक्टिव जो होता है ना, उसमें जैसे कई चीज़ें यहाँ पे बहुत इन डेप्थ थी, इतना इन डेप्थ नहीं जाना होता है, सरफेस लेवल पे पढ़ना होता है, लेकिन सब कुछ पढ़ना होता है। ठीक है, so that strategy we will use। okay, so all of the UPGDC candidates who are interested in all this, they can join with us in WhatsApp and in Telegram as well, and we'll help you in the mains exam as well। okay, and also we'll be bringing like we also have sessions for DSSP, TGT, PGT exams which are upcoming and which have already happened along with the UP exams। also there is a vacancy and maybe you're appearing for the MP assistant professor exam as well, so you can also कनेक्ट विद अस। ठीक है, तो आई होप जो भी एनालिसिस था आपको फ्रूटफुल लगा होगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस था, लेकिन हमने अच्छे से देखा है किस लेवल का जो है पेपर सेटिंग किया है। ठीक है, तो प्रॉपर सिलेबस से किया है, अच्छा खासा लेवल लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अच्छा खासा। ठीक है, so we'll get to know more about this through your votes and comments। so yeah, so the glass menagerie work मुझे बताइए किस ऑथर ने लिखा था, and Tennessee Williams is the correct answer। ठीक है, so that was not clicking me right then, अभी क्लिक हुआ है। so that was all about the session। I hope आपने enjoy किया होगा, and let's discuss more about the exam in the WhatsApp। ठीक है, in the group, okay, the WhatsApp group that I'll be putting in the comment, first comment you can find। thank you all of you for your time, and बहुत देखिए टू द पॉइंट था हमारा एनालिसिस, नो वेस्टिंग ऑफ टाइम, नो ब्रैगिंग। ठीक है, तो इसी तरह से हम आपको लिटरेचर कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं। Thank you for your time once again, stay tuned to GetSet classes। this is Shilpa signing off।